अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः मार्गशीर्षकृष्ण पञ्चमी दिनांक 1 जानेवारी 2024 चरक चिकित्सास्थानाद्यः सह प्रमेह चिकित्सित शङ्खं चक्रं जलकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति शांति शांति। मेदश्च मांसञ्च शरीरजञ्च क्लेदं कफो बस्तिगतं प्रदूष्य करोति मेहान् समुदीर्णमुष्णैस्तानेव पित्तं परिदुष्य चापि। तो कफः मेदश्च मांसञ्च शरीरजञ्च क्लेदं बस्तिगतं प्रदूष्य मेहान् करोति। ये मुख्य अन्वय इस प्रकार का है। तो मेद मांस और शरीर जो क्लेद है उनको बस्तिगत इस प्रकार का जो क्लेद है उसको दूषित करके कफ प्रमेह का निर्माण करता है। तो इसमें एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है कि ये क्लेद बस्ती में कैसा आता है इसके बारे में बताया नहीं गया। अब आधुनिक वैद्य के अनुसार किडनी और बस्ती का संबंध है, ये यूरिनरी apparatus का एक पार्ट है इस प्रकार से। और किडनी या वृक्क हमारे हिसाब में मेदोह स्रोतस का मूल स्थान इस प्रकार का है। तो मेद मांस और शरीर में जो क्लेद है वो बस्तिगत हो जाता है इसके जरिए, और फिर उसको कफ दूषित करता है और मेह को निर्माण इस प्रकार का करता है। तो मैं थोड़ा इस प्रकार से मानता हूँ कि वास्तविक मूत्र का निर्माण जो है वो तो पक्वाशय गता तत्र नाड्यो मूत्र वहास्तु यहाँ से पक्वाशय से निर्माण होता है। क्षारकिट्ट वियोजन होने पर द्रव किट्ट जो है उसका परिवर्तन मूत्र में हो जाता है और वो बस्ती के द्वारा बाहर निकाला जाता है। लेकिन एक अजीर्ण की संप्राप्ति बनी रहती है। और अजीर्ण तो भुंजानस्य, ये जो बात कही गई है कि अजीर्ण अवस्था में अगर हम खाना खाते हैं इस प्रकार से तो पूर्वम अपरिणतम आहार रसम, पहला जो आहार रस है वो परिणत अच्छी तरीके से नहीं हुआ है, उसमें उत्तरेण आहारेण उपसृजत सर्वानेव दोषान प्रकोपयत्याशु।
वो दूसरे से मिलकर सभी दोषों का प्रकोप करता है। और फिर वहां पे जो बताते हैं कि विसूचिका और अलसक, ये दो तरीके के तीव्र व्याधि निर्माण हो सकते हैं, अत्येक व्याधि निर्माण हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत कम दिखाई देते हैं। ज्यादातर ये अजीर्ण की श्रृंखला चली रहती है और धातुओं का निर्माण ही अच्छी तरीके से नहीं होता। जो अतिरिक्त क्लेद परिवर्तित होकर मूत्र मार्ग से निकल जाना चाहिए था, वो वैसे ही आगे चला जाता है। और जब ये मांस मेद तक पहुंचता है, तो प्रमेह के जरिए ये बस्ती में आ सकता है, या प्रमेह जैसी संप्राप्ति होकर ये बस्ती में आ सकता है। जनरली रोग को अगर हम एक शरीर की क्रिया मानेंगे, प्रतिक्षिप्त क्रिया, इस प्रकार से कि शरीर में दोष संचय हुआ है, दोष वैषम्य हुआ है और उसको ठीक करने का एक उपाय रोग है। जैसे गते वेगे भवेत् स्वास्थ्यम सर्वेश आक्षेपकादिषु, एक बार वेग निर्माण हो गया दोषों के जरिए इस प्रकार से, तो आक्षेपक वगैरह में वेग जाने के बाद स्वास्थ्य निर्माण होता है। तो दोषों की शक्ति रोग निर्माण में खर्च होती है। और इस प्रकार से अगर दोष खत्म हो जाते हैं, जो अतिरिक्त बढ़े हुए दोष है वो कम हो जाते हैं, नॉर्मल पे आ जाते हैं, तो फिर रोग की स्थिति नहीं रहती। तो कोई भी लक्षण या कोई भी रोग, ये शरीर की एक प्रतिक्रिया है उसको दोष वैषम्य को ट्रीट करने की। तो यहाँ भी ये बात चलती है कि जो क्लेद मूत्र मार्ग से पहले से ही निकल जाना चाहिए था, पक्वाशय से ही, वो नहीं निकल गया और वो मांस मेद तक पहुंच गया, तो उसको बस्ती में लाया जाता है। अब हम इसके बारे में सोच सकते हैं कोष्ठ शाखा गति के आधार पर। मांस और मेद ये दोनों शाखा ये है और बस्ती ये कोष्ठ है। तो जो स्थानान्यामाग्नि पक्वानां मूत्रस्य रुधिरस्य च रुद्रमुण्डुक फुफ्फुसश्च कोष्ठे इत्यभिधीयते, ये जो सुश्रुताचार्य की व्याख्या है, उसके अनुसार उस क्लेद के लिए बस्ती में आना जरूरी इस प्रकार का हो जाता है। और फिर मूत्र से क्लेद वाहनम, ये जो कर्म बताया गया है, उसके जरिए उसको बाहर निकाला जाता है। लेकिन इस प्रकार से अगर अतिरिक्त क्लेद बनता है जिसका पचन भली भांति नहीं हुआ है और ये मांसमेद तक पहुंच गया है, उसको बस्ती में आने के लिए ये एक सुविधा शरीर में निर्माण की गई है। और आधुनिक दृष्टि से देखा जाए तो वृक्क जो है वो मेदोह स्रोतस का मूल स्थान है। तो मेद तक ये दृष्टि पहुंच जाती है तो वो क्लेद उस प्रकार से बाहर निकाला जा सकता है। अगर यहाँ भी नहीं हो पाया, या जितनी मात्रा में ये स्नेह क्लेद निकल जाना चाहिए था वो नहीं निकला, तो मेह की आगे की जो संप्राप्ति है, वातज मेह की, कि शुक्र मेह, वसा मेह, मज्जा मेह वगैरह वगैरह इस प्रकार से, तो वहां से भी फिर से ये वापस बस्ती में आ सकते हैं, लेकिन ये असाध्य बताए गए। वातज मेह जो है वो असाध्य बताए गए, केवल हम यापन कर सकते हैं पथ्य और औषधियों से, लेकिन ठीक नहीं होते। तो ये शरीर के क्लेद के बारे में शरीर की ये रचना है कि पहले तो उसको मूत्र से क्लेद वाहन ऐसे करके आहार का जो मल बनेगा, द्रव किट्ट और घन किट्ट से पुरुष और द्रव किट्ट से मूत्र, वहीं से बाहर निकाल देना है। फिर भी अतिरिक्त क्लेद हो गया, आगे चला गया, तो मेद मांस तक पहुंचने पर प्रमेह जैसी संप्राप्ति होके उसको बाहर निकाला जा सकता है। और चाहे हम कहें कि इसको प्रमेह हो गया हमारे हिसाब से, लेकिन ये शरीर का प्रयास है दोष वैषम्य को निकालने का इस प्रकार से, और वहां भी नहीं हुआ तो ये आगे
वातज मेह में परिवर्तित इस प्रकार का हो जाता है और फिर असाध्यता को प्राप्त कर लेता है। तो वसा में ह, मज्जा में ह, ओजो में ह, शुक्र में ह वगैरह वगैरह इस प्रकार से जो बातें बताई जाती है वो क्लेद अतिरिक्त इस प्रकार से आगे बढ़ता जाता है, तो ये बात इस प्रकार की होती है। समुदीर्ण उष्ण ही तानेव पित्तम परिदुष्य चापि। तो उष्ण गुण से समुदीर्ण इस प्रकार का पित्त उन्हीं को मेद मांस और शरीर क्लेद परिदुष्य चापे, पित्त जो है वो मेह निर्माण करता है। तो मूल संप्राप्ति अब बहुअबद्धम मांसम शरीर क्लेदा, ये जो बात बताते हैं बहुअबद्ध इस प्रकार का मांस और शरीर क्लेद, ये कफ हो या पित्त हो दोनों के लिए समान इस प्रकार की है। और उस क्लेद को बस्ती में लाना है। कफ बढ़ गया है तो वो कफज मेह करेगा, पित्त बढ़ गया है तो पित्तज मेह करेगा। और यहाँ केवल उष्ण ही इतना ही विशेषण दिया है, कारण दिया है। तो उष्ण गुण से इस प्रकार से पित्तज मेह निर्माण होते हैं, ये एक इसमें अहम मुद्दा। क्षीणेश दोषेश अवस्पृश्य वस्तु धातुन प्रमेहान अनिल करोति। तो क्षीणेश दोषेशु सत्सु, दोष क्षीण होते हैं जब, तो वस्तु धातुन प्रमेहान आकृष्य, धातुन आकृष्य अनिल प्रमेहान करोति। तो बस्ती में धातुओं को लेकर आके वायु प्रमेय निर्माण करता है। अब ये बड़ी अजीब स्थिति है कि क्षीणेषु दोषेषु, एक बार दोष बाहर निकल गए इसमें से, और फिर भी जो धातु बचे हैं उनको भी ये वायु खींच कर बस्ती में लेके आ रहा है। तो वो प्रमेय निर्माण करता है। और ये आते जो प्रमेय है अगले वाले धातु, मज्जा शुक्र इन धातु से संबद्ध या ओजो में है इस प्रकार से, तो ओजो से संबद्ध इस प्रकार के हो जाते हैं। और यहाँ क्षीणेशु दोषेशु ये महत्वपूर्ण है कि दोष क्षीण है और फिर वायु धातुओं को लेकर आता है। तो मेहेशु संतर्पण में व कार्य में आगे जो सूत्र आता है ऊर्ध्वं तथाधश्च बले मले पनीते मेहेशु संतर्पण में व कार्य, ऊर्ध्व और अधः दोनों तरीके से दोषों को अगर निकाल दिया जाए तो मेह में संतर्पण ही करना है, अपतर्पण नहीं करना है। और उसके लिए अभी जिस प्रकार के प्रमेय के बारे में, प्रकार से प्रमेय के बारे में सोचा जाता है वो बिल्कुल गलत इस प्रकार की बात। वैसे एलोपैथी ने क्या किया कि ऑकरेंस ऑफ हाई शुगर लेवल इन ब्लड इज डायबिटीज इस प्रकार का लेबल कर दिया। तो किसी भी तरीके से अगर रक्त में शर्करा बढ़ जाती है तो उसको प्रमेह कहेंगे या डायबिटीज कहेंगे, प्रमेह नहीं कहेंगे, डायबिटीज कहेंगे। और फिर इस शर्करा को कम करना ही है, ये सोचकर उन्होंने कुछ 5 तरीके हैं एंटी डायबिटिक ड्रग्स के कि 5 तरीकों से शुगर लेवल को कम किया जाता है। ज्यादातर जो है डायबिटीज वो इंसुलिन रेजिस्टेंट है ऐसा कहते हैं, और जुवेनाइल डायबिटीज में तो इंसुलिन का निर्माण ही नहीं होता इस प्रकार से कहते हैं। तो इंसुलिन है लेकिन वो स्राव नहीं होता उसका इस प्रकार से बताते हैं, और फिर रक्त शर्करा बढ़ जाती है। तो जो एंटी डायबिटिक ड्रग्स है उनके जरिए इस शर्करा को कम किया जाता है और फिर माना जाता है कि हमने डायबिटीज पर सफलता पाई। लेकिन ये केवल हाइपरग्लाइसेमिया से पेशेंट को बचाते हैं, डायबिटीज पर कुछ असर नहीं होता। तो केवल शुगर ज्यादा होने से 2 दुष्परिणाम हो सकते हैं। उनको शुगर कंट्रोल करके संभाला जा सकता है और उनके दुष्परिणाम नहीं दिखेंगे। लेकिन डायबिटीज का तो कुछ नहीं होता, डायबिटीज वैसे ही चलता रहता है।
और इसीलिए डायबिटीज की जो कॉम्प्लिकेशंस है, नेफ्रोपैथी हो, रेटिनोपैथी हो या न्यूरोपैथी हो, इस प्रकार से वो होती रहती है। और शुगर अच्छी तरीके से कंट्रोल होने पर भी होती रहती है। तो मैंने अभी फिलहाल जगन्नाथ दीक्षित मेरे साथ में थे, हम दोनों साथ में खाना खा रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा था कि शुगर अच्छी तरीके से कंट्रोल है तो ये उसके जो परिणाम है वो नहीं होने चाहिए, ऐसा होता है क्या? तो उनको लगा कि ये प्रश्न ही नवीन है इस प्रकार से। तो उन्होंने कहा मैं होना चाहिए, शुगर अगर कंट्रोल हो गई है तो उसके जो उपद्रव है वो नहीं होने चाहिए। लेकिन उनको कुछ अनुभव नहीं था, कुछ पता नहीं था इसके बारे में, उन्होंने सोचा भी नहीं था इस प्रकार से। तो ये बड़ी अजीब बात है। अभी सभी डॉक्टर्स को पता है कि केवल शुगर कंट्रोल होने से डायबिटीज कंट्रोल नहीं होता। उसके जो अन्य परिणाम है, उपद्रव जो है, कॉम्प्लिकेशंस है, वो होती रहती है। तो मैंने यहाँ डायबिटिक एसोसिएशन में कुछ कोशिश की थी करीबन 20-25 बरस पूर्व। लैब है और डायबिटिक क्लब है उनका। तो काफी कम दाम में डायबिटीज मरीजों के शुगर वगैरह चेक करते हैं। चाहे फास्टिंग पोस्टप्रांडियल हो या फिर HbA1c हो, फास्टिंग इंसुलिन हो या मूत्र का परीक्षण हो, इस प्रकार से। तो मेंबरशिप ले ली तो लोगों को भी अच्छा हो जाता है और कंपनी का भी फायदा होता है। तो मैंने उनसे कहा था कि हम केवल उनकी लाइफस्टाइल पूछेंगे इन रोगियों, और लाइफस्टाइल के बारे में या खाने पीने के बारे में सुझाव देंगे। और परीक्षण तो आप ही करते रहिए कि अगर यूरिन में प्रोटीन 1+, 2+, 3+ इस प्रकार से बढ़ रहा है, वैसे एलोपैथी में तो कुछ है नहीं उसके लिए। ऐसा देखा गया है कि अजीर्ण में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है तो भले ही मीठा न खाया हो। मेरे कितने रोगियों में अति अम्ल सेवन का इतिहास मिलता है जिससे भी BSL बढ़ता है। दुष्परिणाम न हो इसलिए शुगर कंट्रोल करते हैं तो क्या फायदा? ये केवल दिखा सकते हैं ना, फार्मेसी और इन्वेस्टिगेशंस, इनका मेल जोल है आपस में। फार्मेसी ने पूरा कंसंट्रेशन केवल सिम्टोमेटिक रिलीफ पर कर दिया। कि ये सिम्टम है, शुगर बढ़ गई है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, या थायराइड बिगड़ गया है, वगैरह वगैरह जो भी है वो, उसको हम नॉर्मल लेवल पर कैसे ला सकते हैं? दवाइयों के द्वारा, और सिर्फ दवाइयों के द्वारा। वहाँ खाना पीना या फिर लाइफस्टाइल का कोई संबंध नहीं रहना चाहिए। जो भी परिणाम मिले वो फार्मेसी के जरिए ही मिले हैं, इस प्रकार के सिद्ध कर पाएंगे। और फिर लोगों को गुमराह कर दिया, बस अब तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा शुगर कंट्रोल हो गया है, डायबिटीज कंट्रोल हो गया, बस खाते पीते रहो, गोलियां लेते रहो, इस प्रकार से। लेकिन इससे डायबिटीज कंट्रोल हो गया या शुगर कंट्रोल हो गई? शुगर कंट्रोल हो गई, ऐसा ही वास्तव में है। लेकिन जहाँ चिंता इस प्रकार की है, तो शरीर को जरूरत होती है शुगर की, और शरीर कुछ शुगर बनाती है। और ये अपतर्पणजमेह इस प्रकार का है। और फिर वो एंटी डायबिटिक ड्रग से, इंसुलिन से भी कंट्रोल नहीं होती शुगर, क्योंकि कारण अलग है। तो चिंता अगर कारण है तो इस प्रकार से शुगर कंट्रोल नहीं होती है, काफी मरीजों में देखा जाता है, फिर उसको छोड़ देते हैं, कुछ नहीं करते उसको, तो दवाइयाँ चालू रखते हैं। लेकिन कॉम्प्लिकेशंस होती रहती है, शुगर की वजह से भी कॉम्प्लिकेशंस होती रहती है, या फिर बगैर शुगर ये इस प्रकार के हो सकती है। मेरा कहना था कि वो अगर ज्यादा पानी पी रहा है, दही खा रहा है, अचार खा रहा है, वगैरह वगैरह,
तो संभवतः उसमें नेप्रोपैथी होने की संभावना है। और ये प्रोटीन जो है यूरिन में वो ट्रेस 1+2+ इस प्रकार का बढ़ता ही जाएगा। फिर बाद में ब्लड में भी यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ने लगेंगे, तो ये सब रुकते हैं तब तक। और एक 5, 6, 7 इस प्रकार का क्रिएटिन हो गया तो बताना शुरू करते नहीं, आप तुम्हें डायलिसिस करने की जरूरत है, तुम्हें तत्काल फिस्टुला कर लेना चाहिए वगैरह वगैरह इस प्रकार। और फिर एक बार डायलिसिस शुरू हुआ तो पानी रिस्ट्रिक्ट करते हैं, तब तक पानी के बारे में कुछ बताते नहीं है। एक बार डायलिसिस शुरू कर दिया तो बताते नहीं, नहीं आपको 1 लीटर ही पानी पीना है, उससे ज्यादा नहीं पीना है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो ये सब इन्होंने आपस में मेल जोल करके किया है। बहुद्रवा श्लेष्मा अत्र दोष विशेषः, अगर ये आयुर्वेद का सूत्र है तो द्रवता जो बढ़ती है वो पानी ज्यादा पीने से बढ़ती है ज्यादातर। फिर भी दही खाना खास करके, आस्या सुखम स्वप्न सुखम दधी नहीं, ये पहला जो वाला श्लोक था, या अभिसंधि है, तो अभिसंधि होने के कारण ये क्लेद को बढ़ा देता है इस प्रकार से। और एलोपैथी में तो दही का पथ्य नहीं है, दही लेने के लिए कहते हैं। डायबिटिक के जो 3, 4 फॉर्मूले बताते हैं आहार के, उसमें दही की 1 कटोरी प्रायः सभी में रहती है। और प्रोबायोटिक है, इसलिए दही का प्रयोग ज्यादा इस प्रकार का होता है। मैंने कभी किडनी फेलियर के बारे में यहाँ के एक पाटनकर डॉक्टर ने एक सुझाव दिया था कि उसका कहना था, ये उसने आयुर्वेद में दिया, आयुर्वेद से लिया, कि किडनी फेलियर का कारण आहार है। अब तो ये अब तक कोई मानता नहीं था। और जो गट का विलाय वगैरह है, वो अगर बिगड़ जाते हैं तो ठीक तरीके से एब्सॉर्प्शन नहीं होता है, और फिर उसका परिणाम किडनी पर हो जाता है, किडनी फेल होने लगती है वगैरह वगैरह। तो उसके लिए उपाय क्या करना है, तो उसका कहना था प्रोबायोटिक के रूप में दही देना है इस प्रकार से। तो दही से किडनी सुधरेगी या बिगड़ेगी, ये बड़ी वो मालूम नहीं। उसका प्रोजेक्ट रखा है, उसने CCRS में प्रोजेक्ट दिया था, उसका क्या हुआ मालूम नहीं इस प्रकार से। ये फेमस डॉक्टर है, बेसिकली BMS, LCPS, MBBS, और फिर नेफ्रोलॉजिस्ट, काफी मशहूर है। इसमें उनका खुद का अस्पताल है। तो प्रोबायोटिक देना, और वो भी दही के रूप में देना, ये तो बिल्कुल गलत है। छाछ एक बार दे सकते हैं या कढ़ी दे सकते हैं तो अलग बात है इस प्रकार से। तो क्षीणेशु दोषेशु, दोष क्षय हो गया। आहारम पचति शिखि दोषान आहार वर्जित पचति धातुन दोष क्षय, इस प्रकार की स्थिति बता दी कि पहले अग्नि आहार का पचन करता है। आहार नहीं मिला तो दोष का पचन करता है, और दोष भी नहीं रहे तो धातुओं का पचन शुरू करते हैं। अब ये फास्टिंग का टेक्निक आ गया है। कि जगन्नाथ दीक्षित ने तो 2 दफा खाना खाना ये बताया, कि दिन में 2 ही बार खाना खाओ, बाकी कुछ मत खाओ। ज्यादा से ज्यादा बगैर दूध का चाय लेनी है, छाछ लेना है वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ उन्होंने सुझाव दिया है। मैंने उनसे पूछा कि मैंने मेरे काफी मरीज कैंसर के, उनको डायबिटीज भी होता है। पहले से डायबिटीज चालू है और फिर कैंसर हो गया। तो जब मैं दूध पे रखता हूँ, देसी गाय के दूध पे रखता हूँ, तो डायबिटीज अपने आप कंट्रोल हो जाता है, शुगर कंट्रोल हो जाती है, उनकी डायबिटिक गोलियां छूट जाती है, इंसुलिन छूट जाता है इस प्रकार से। तो उन्होंने कहा मुझे तो कोई मालूम नहीं इसके बारे में, मैंने कभी किया नहीं इस प्रकार से, देसी गाय के दूध से इस प्रकार से होता है इस प्रकार से। लेकिन कहने का तात्पर्य अर्थ ये है, ये फास्टिंग वाला जो टेक्निक है, वो अगर अग्नि बिगड़ा हुआ है, अजीर्ण है, तो ही फायदेमंद है। और कब तक फायदेमंद है, जब तक दोषों का पचन न हो जाए तब तक फायदेमंद है।
तो दोषान आहार वर्जित पचती, ये अभी 18 घंटे का फास्टिंग बोलते हैं। जगन्नाथ दीक्षित का 18 घंटे का तो नहीं है, सुबह शाम इस प्रकार का है, तो कायरो में ये 6-8 घंटे हो जाते हैं। लेकिन एक 18 घंटे का फास्टिंग इस प्रकार का भी बताते हैं। तो शाम को 4 बजे और फिर सुबह 10 बजे इस प्रकार के बताते हैं। तो ये 16 या 18 घंटे इस प्रकार का फास्टिंग हो जाता है, और उनसे शुगर कंट्रोल हो जाती है। होती होगी, क्योंकि दोषों का पचन हो जाता है। लेकिन अगर इस फास्टिंग में वजन कम हो रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है, तो धातुओं का पचन शुरू हो गया इस प्रकार से। क्षीणेषु दोषेषु वो धातुओं का पचन शुरू कर देते हैं, और उसको भी बाहर निकालने लगते हैं। ओजोमेह शुक्रमेह वगैरह जो है, ये उसी का नतीजा है। तो लंघन कब तक करना है, ये बात सोचनी है, और इन सभी में अग्नि का विचार अहम है। अग्नि कैसा है, क्या पचाने में समर्थ है, ये समझ फिर क्या देना है क्या नहीं देना है, ये सोचना है। और दोष क्षय होने पर खास करके कफ और पित्त का क्षय बढ़ जाता है इस प्रकार से। तो वायु इस क्लेद को नीचे लेके आता है, बस्ती में लेके आता है, और प्रमेह को निर्माण करता है। तो धातु क्षय तो नहीं होना है। तो महेश संतर्पण में एवं कार्यम, ये जो बात बताई गई है, संतर्पण करते समय अग्नि का ध्यान रखना है। अग्नि अच्छा नहीं है तो संतर्पण नहीं होगा, उल्टा आम बनेगा, फिर उसके लिए लंघन पाचन करना पड़ेगा। और जहां सौमनस्य ये नहीं है, जो आहार परिणाम कर भाव जो बताए गए हैं, उसमें सौमनस्य एक अहम भाव है। और फिर ये भाव अच्छा नहीं है, तो उष्मा वायु क्लेद वगैरह ये सभी भाव होने के बावजूद पचन नहीं होगा। न चाति मात्रमेवान्नम आमदोषाय केवलम दुष्टविष्टम काय बरं, दुष्टम विष्टम विदग्धाम गुरुरूक्ष हिमाशुचि विदाय शुष्कम अत्यंबु प्लुतम वान्नम न जीर्यति उपतप्तेन भुक्तं च शोक क्रोध क्षुधादिभिः। ये जो शोक क्रोध क्षुधा वगैरह से जो उपतप्त इस प्रकार के मन से अन्न खाया जाता है, सौमनस्य नहीं है, तो उसका पचन नहीं होता। फिर एक अजीर्ण की संप्राप्ति बन जाती है, और ये चिंता के जरिए यही होता है कि अन्न का पचन नहीं होता है। और मैं मानता हूं केवल ये आहार के बारे में ही सही है, ऐसा नहीं है। आहार परिणाम कर भाव, जो भी जिस अग्नि का आहार है, जैसे जाठराग्नि का हम जो अन्न खाते हैं पानी पीते हैं वो आहार है इस प्रकार से। लेकिन रसधात्वग्नि का रस पोषक अंश ये आहार है, रक्त धात्वग्नि का रक्त पोषक अंश ये आहार है। और पचन की प्रक्रिया शरीर में निरंतर चलती ही रहती है। पहले ग्रॉस लेवल पर जठराग्नि से पचन होता है, फिर धात्वग्नि के जरिए पचन होता है, उसमें महाभूत भी शामिल है इस प्रकार से। तो महाभूतों के जरिए स्तर पर भी पचन होता है। एवं मासेन रसा शुक्री भवती स्त्रीणां चार्तवम, ये महीने तक ये प्रोसेस पचन की चलती ही रहती है। एक दिन अन्न के पचन के बारे में हुआ, लेकिन ये इंटरनल डाइजेशन जो है, पचन की प्रक्रिया है धातुओं में, पंच महाभूतों में इस प्रकार की, वो तो चलती है। तो सौमनस्य नहीं है, तो इस प्रकार का पचन भी बिगड़ जाता है जो धातुओं के स्तर पर है। और फिर धातुओं का निर्माण अच्छा नहीं होता है। ये चिंता शोक भय क्रोध वगैरह ये जो सभी मानस भाव है, उनके जरिए केवल जाठराग्नि द्वारा होने वाला पचन बिगड़ता है ऐसी बात नहीं है। धात्वाग्नि वाला और भूताग्नि वाला भी पचन बिगड़ जाता है। और फिर शरीर के महाभूत या धातु ही अच्छे नहीं बनेंगे, तो मुश्किल मामला इस प्रकार का है। तो मन करारे प्रसन्न सर्व सिद्धि कारण, ये जो कहावत है कि मन को प्रसन्न रखो, वही सभी सिद्धियों का कारण इस प्रकार का है।
तो हालात कैसे भी हो, फिर भी मेरा मन प्रसन्न होना चाहिए। ये अगर आदत सी डालते हैं किसी भी चीज में पॉजिटिवली सोचना है, सकारात्मक, और तभी मार्ग निकल आएंगे। अगर हम निगेटिविटी में चले जाते हैं कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है, और सब बिगड़ता ही जाने वाला है मामला इस प्रकार से वगैरह वगैरह, तो सचमुच बिगड़ जाता है। क्योंकि नकारात्मक दृष्टि से बुरा परिणाम होने लगता है। मन की अद्भुत शक्ति है, वो सकारात्मक दृष्टि से उसका प्रयोग किया जाए तो वो बहुत फायदा करती है, और नकारात्मक दृष्टि से किया जाए तो उसके जैसा बुरा कोई नहीं। तो इस प्रकार के संदेश अगर हम देते हैं कि मैं बिगड़ने ही वाला हूँ, ये रोग बढ़ता ही जाने वाला है, परिस्थितियां और बिगड़ने वाली है वगैरह वगैरह इस प्रकार से, तो कुछ नहीं होगा, उल्टा बिगड़ता ही जाएगा सब। लेकिन अगर हम सोचते हैं कि हाँ, अब इस हालात में भी हम क्या कर सकते हैं, तो ऑब्जेक्टिव्स रीडिफाइन करने हैं। तो टारगेट अगर हम रखते हैं कि बस अभी मेरी जरा क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधरे, मेरा अग्नि सुधरे, मेरी नींद सुधरे, तो अभी के हालात में ये भी मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि ये भी सभी बातें बिगड़ गई है। कैंसर के बहुत एडवांस स्टेज के मरीज आते हैं और अपेक्षा रखते हैं कैंसर से पूरे ठीक हो जाए। वैसे एलोपैथी तो सब करके आते है। तो मैं पूछता हूँ, तुमने डॉक्टर से पूछा क्या कि मैं बुरी तरीके से ठीक हो जाऊंगा, हो जाऊंगी नहीं इस प्रकार से? तो उन्होंने कहा तो नहीं होने वाला कुछ, ऐसा डॉक्टर ने तो बता दिया है, मृत्यु निश्चित है, 6 महीने, 2 महीने इस प्रकार की कालावधि है। तो आप मुझसे क्यों अपेक्षा रखते हो? डॉक्टर ने ना कह दिया ना आपको, तो मुझसे क्यों अपेक्षा रखते हो? अभी फिलहाल हम दूध शुरू करेंगे, परहेज के बारे में सोचेंगे, या फिर दवाइयाँ शुरू करेंगे, योग शुरू करेंगे। और हमारा पहला मकसद रहेगा कि अग्नि सुधरे। कि अभी तुम्हारा अग्नि कुछ भी पचाने के लिए समर्थ नहीं है। तो दूध को बढ़ाते हुए पहले 100 ml, 200 ml, 400 ml, 800 ml इस प्रकार से जैसे अग्नि सुधरेगा वैसे दूध बढ़ाते रहेंगे, और 2-2.5 लीटर तक अगर दूध जाने लगता है तो हमारे हिसाब में अग्नि सुधर गया है, अच्छी तरीके से सुधर गया है। और फिर चलने उठने में दिक्कत हो रही है, वो कम हो गई, नींद अच्छी आने लगी, तो कैंसर क्या क्या हुआ है ये सोचना ही नहीं है, मेरी परिस्थिति कैसे है उसके बारे में सोचना। लोग चाहते हैं कि नहीं, हम तुरंत पेट स्कैन करेंगे, हम तुरंत ब्लड रिपोर्ट करेंगे और देखेंगे कैंसर का क्या हुआ वगैरह वगैरह इस प्रकार से। भूताग्नि का स्थान क्या मानेंगे? बताना मुश्किल है। जहां जहां महाभूत है वहां वहां भूताग्नि रहेगा। वास्तव में ऐसा कहते हैं कि स्वाग्नि पश्चिमान द्रव्य होता है। अगर हम कोई फल फ्रीज में रखते हैं, समझ लेंगे, और बाहर रखते हैं, तो बाहर उसमें परिणमन जल्दी आता है, फ्रीज में रखेंगे तो थोड़ा देरी से आता है। तो हर फल का खुद का अग्नि होता है, वो उसका पचन करता रहता है, और इसीलिए अवस्थाएं होती है, कच्चे आम से लेकर पूरा पका आम, ये परिवर्तन जो होते रहते हैं, अवस्थाएं रहती है इस प्रकार के। तो खुद का अग्नि होता है, उसको अगर जाठराग्नि का या बाह्याग्नि का बल प्राप्त हो जाता, तो वो अच्छी तरीके से पचन कर पाए। तो फ्रीज में रखते हैं तो बाह्याग्नि नहीं रहता, तो देरी से पचन होता है। बाहर रखते हैं तो बाह्याग्नि उपलब्ध है, या फिर ये आड़ी लगाना बोलते हैं, आम जो है वो घास में रखते हैं ढके रहते, तो उसका खुद का एक अग्नि है उस घास का। वो उसको बल देता है और पचन जल्दी होता है, जल्दी पक जाता है आम इस प्रकार से।
वैसे ही वो आहार जब शरीर में जाता है तो वो स्वाग्नि पच्यमान है ही, महाभूतों के जरिए ये होता रहता है। लेकिन जाठराग्नि का बल उसको प्राप्त हो जाता है तो जल्दी पचन होता है इस प्रकार से। तो जहां जहां महाभूत रहेंगे वहां वहां ये महाभूताग्नि इस प्रकार का रहेगा और वो अपना अपना पचन करता रहेगा, इस प्रकार की स्थिति रहेगी। तो मैं सुझाव देता हूं कि पहले आप क्वालिटी ऑफ लाइफ देखो, अग्नि को देखो। ये दोनों अगर सुधर रहे हैं तो आप सुधर रहे हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। कितना समय लगेगा, आप पूरी तरीके से सुधरेंगे नहीं सुधरेंगे, फिर से कारण हो गए तो क्या होगा वगैरह वगैरह, बाकी बातें अलग इस प्रकार की है। पंचभौतिक आहार में ही अग्नि होता है, वही है। अवस्था पाक भूताग्नि, अवस्था पाक अलग है। इसमें परिवर्तन होता रहता है, भूताग्नि से कुछ हद तक संबंध कर सकता है। लेकिन जाठरेणाग्निना योगाद यदुदिते रसांतरम रसानाम परिणामांते स विपाक इति स्मृतः, ये विपाक की बात कही गई, उसमें जाठराग्नि का संबंध बताया गया है। और अन्न से भुक्त मात्र से से प्रपाकतः वगैरह वगैरह, ये जो बात निष्ठा पाक जिसको कहते हैं, अवस्था पाक जिसको कहते हैं कि मधुरीभूत मीर ये पहले मधुर भाव प्राप्त होता है, फिर अम्ल भाव प्राप्त होता है और फिर कटु भाव प्राप्त होता है, ऐसे बताते हैं उसी अन्न को। तो उसमें स्वाग्नि पच्यमान या भूताग्नि की बात हो सकती है थोड़े समय के लिए, और अग्नि का भी संबंध रहेगा। ये दो पाक अलग अलग है, विपाक अलग है और अवस्था पाक अलग इस प्रकार के है। और अवस्था पाक का ज्यादा संबंध दोषों के निर्माण में है। अभी चरक में फेन भूत उदीर्यते इस प्रकार की बात कही गई है, तो कुछ लोगों का कहना है वहां सिर्फ उदीरण है, कफ का निर्माण नहीं है। लेकिन सुश्रुत का वचन जो है, आमाशय संभवती श्लेष्मा मधुर शीतला, कफ मधुर और शीतल है, और प्रथम अवस्था पाक में मधुर भाव को प्राप्त होता है तो आमाशय संभवती श्लेष्मा, निर्माण होता है। इस प्रकार का भू धातु का दोनों प्रकार से अर्थ हो सकता है, होता है ऐसा भी अर्थ होता है, और निर्माण होता है भू भवती इस प्रकार से ये भी अर्थ होता है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इस प्रकार से धातुओं का निर्माण शुरू हो जाता है। ये अच्छा पचन, अग्नि पहला जाठराग्नि अच्छा हो जाता है, भूताग्नि अच्छे तरीके से काम करने लगते हैं, तो धात्वग्नि भी अच्छे तरीके से काम करने लगते हैं। और फिर जो धातुओं में स्थित दोष है उनका पचन होना आरंभ हो जाता है। और फिर धीरे धीरे परिस्थिति बदलती जाती है और लोग अच्छे तरीके से जी भी लेते हैं। कैंसर ठीक हुआ नहीं हुआ एक अलग बात हुई इस प्रकार से। लेकिन लोगों को इंटरेस्ट है कैंसर का क्या हुआ, मेरे डायबिटीज का क्या हुआ, शुगर लेवल मेरी बढ़ी हुई थी वो कम नहीं हुई, तो आयुर्वेद की दवा कुछ असर नहीं कर रही इस प्रकार से। उसका वजन कम हो रहा था, वो स्टेबल हो गया, बढ़ गया, उसकी स्फूर्ति बढ़ गई वगैरह वगैरह, इसको कोई उसमें दिलचस्पी नहीं है। और एलोपैथी ने सभी को इन्वेस्टिगेशन माइंडेड बना दिया है, क्योंकि उनके ड्रग्स इन्वेस्टिगेशंस में सुझाव लाते हैं या बदलाव लाते हैं। तो देखा ये पहले तुम्हारा ट्यूमर इतना था अब इतना हो गया, केमोथेरेपी का रिजल्ट है इस प्रकार से। या शुगर इतनी थी अब इतनी हो गई, ये तुम्हारे एंटी डायबिटिक ड्रग का परिणाम है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो इस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन माइंडेड लोग हो गए हैं और सही रूप में अग्नि को नहीं देख रहे हैं इस प्रकार से। ये तो वैसे एलोपैथी में अग्नि की कंसेप्ट है ही नहीं, एक अलग बात है। और हमारे और उनमें काफी अंतर है। त्यक्त द्रवत्वम पाकादि कर्मणानल शब्दितम, ये पाचक पित्त के बारे में कहा जाता है, तो त्यक्त द्रवत्व है, द्रवत्व छोड़ देता है आदमी। और यहाँ तो स्राव होते हैं एलोपैथी में। आमाशय में स्राव होते हैं, पित्ताशय से स्राव होते हैं, पैंक्रियास से स्राव होते हैं वगैरह, स्राव होते हैं ऐसे कहते हैं इस प्रकार से। और हम कहते हैं कि त्यक्त द्रवत्व।
द्रवत्व निकल जाता है, सिर्फ अग्नि बचता है इस प्रकार से। तो अग्निरेव शरीरे पित्तांतर्गता शुभाशुभानि करोति, ये जो बात बताते हैं कि वास्तव में पित्त में अग्नि है, वही का इस प्रकार से शुभ या अशुभ इस प्रकार से। तो पचन वास्तविक अग्नि का कार्य है। उसका माध्यम पित्त है, इतना ही उसमें रहेगा। तो लंघन का अतिरेक नहीं करना है। अगर अग्नि सुधरता है तो अग्नि के हिसाब से खाना देना है। ये लंघन इस प्रकार, चाहे 2 ही दफा खाना खाए वो तो ठीक है, हमारे हिसाब में भी सायं प्रातर्मनुष्याणाम अशनम श्रुति शोधितम अंतरा भोजनम कुरिया, लेकिन भोजन नहीं करना है। दूध ले सकते हैं, फल ले सकते हैं इस प्रकार से। तो अगर अग्नि अच्छा है, वैसे देखा जाए तो क्षीर घृताभ्यास और रसायन इस प्रकार का सूत्र है। रसायन करने वालों में क्षीर और घृत इनका अभ्यास सातत्य से सेवन ये श्रेष्ठ है। अब दूध का काफी चीजों से विरोध है। फल से विरोध है, अम्ल से विरोध है, लवण से विरोध है, वगैरह वगैरह। तो खाने में दूध लेना काफी मुश्किल मामला हो जाता है। और लोग अजीब करते हैं, चावल दूध और उसमें तक्र डालते हैं, दही डालते हैं, या दही तक्र में दूध डालते हैं, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। ये तो विरुद्ध है हमारे हिसाब में। चाहे तो आप छाछ और चावल ले लो या दूध चावल ले लो इस प्रकार से, लेकिन अगर दूसरे उसके साथ में कुछ अचार चटनी वगैरह ऐसे कुछ खा रहे हैं तो ये मामला बिगड़ जाता है। केवल चावल और दूध लेना है, चावल रोटी लेना है, रोटी में नमक डालना नहीं है, तो एक ठीक है, चलता है इस प्रकार से। लेकिन तो दूध कब लेवे, ये एक अहम मुद्दा बन जाता है। तो मैं समझता हूँ चाय का प्रचलन तो ब्रिटिश द्वारा किया गया, ये बाद में आया गया। पहले तो दूध ही था। और फिर सुबह दूध पीते थे इस प्रकार से। अब ये दूध कब निकाला है, सुबह निकाला है, रात में निकाला है, ये भी एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। क्योंकि प्रातः गरीय श्रुतम औषसम, उषक काल का जो दूध है वो गुरु है। क्योंकि गाय रात में घूमती नहीं है, बैठी है, सोई है इस प्रकार से। तो दिन भर वो टहलती है, तो शाम का दूध हल्का होता है। गरिया स्मृतम औषसम, उषक काल का जो दूध है वो हल्का है, सॉरी गरीय है, गुरु है इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य था कि भोजन नहीं लेना है, नांतरा भोजन कुरिया। तो दूध ले सकते हैं, फल ले सकते हैं। आइडियली सुबह एक बार दूध, और चार चार बजे फ्रूट्स, और शाम को खाना, और दोपहर में खाना, या सुबह 10-11 बजे खाना, ये आइडियल है। इस प्रकार से अगर करते हैं अभी, फलों के बारे में भी सोचना पड़ेगा कि उनके हेवी पेस्टिसाइड्स है। क्या फ्रूट्स खाना पके हुए खाने खाने से लघु है? नहीं। फ्रूट्स गुरु ही रहेंगे क्योंकि कच्चे है वो। और इसलिए फलान यादव समझते या दाढ़ी मादी नहीं बुद्धिमान, इस प्रकार की बात है कि दाढ़ी मादी जो फल है वो खाना खाने से पहले खाने हैं, या फिर 2 भोजनों के बीच में खाने हैं इस प्रकार से। वो तो उसका निर्देश नहीं है। दूध और गुड़ भी विरुद्ध है क्या? मालूम नहीं, क्योंकि गुड़ में क्या क्या डालते हैं अभी तो पता नहीं है इसके बारे में। अगर नैसर्गिक गुड़ बनता है ऑर्गेनिक इस प्रकार सा, और उसमें अगर नमक नहीं है तो बात हो सकती है। लेकिन वैसे दूध और गुड़ ये संयोग आया है ग्रंथों में। मूत्र कुरुक्षण में। हाँ, साखरेत पण घालतात। ये सन्निपात जो मूत्र कुरुक्षण में दूध और गुड़ इस प्रकार का एक संयोग बताया गया है।
तो ग्रंथों के अनुसार विरुद्ध नहीं है, लेकिन अभी जो गुड़ बनता है वो कैसे बनता है ये देखना पड़ेगा इस प्रकार से। मॉडर्न में पेप्टाइड ऐसे करते हैं तो चेक इंसुलिन रिजर्व चेक करने के लिए। if insulin reserves of beta cells are totally vanished, what should be our approach? फल अम्ल रस प्रधान होते हैं, इसलिए षड रस आहार में अम्ल की पूर्ति करते, इसलिए आहार के साथ लेना उचित। अम्ल और मधुर दोनों होते हैं, केवल अम्ल होते हैं ऐसा नहीं है, और कुछ पक्के मीठे भी हो सकते हैं। अभी ये जो बात कही इंसुलिन रिजर्व को देखना है वगैरह वगैरह, संयोग से मैंने करीबन 30-35 साल या उससे भी पूर्व टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल पढ़ा था। वैसे टाइम्स ऑफ इंडिया देखना नहीं होता है। उस समय मैं घर पे आता था। और मैं शायद बीएमएस कर रहा था उस समय में। तो वहाँ दक्षिण अफ्रीका में कुछ संशोधन हुआ था, उसके बारे में बताया था। एक खास करके जुवेनाइल डायबिटीज के बारे में। तो उनमें इंसुलिन होता ही नहीं, निर्माण ही नहीं होता है, उसको जन्म भर इंसुलिन देना है, इस प्रकार एलोपैथी कहती है इस प्रकार से। लेकिन कुछ हर्ब्स में साउथ अफ्रीका में उन्होंने ये देखा कि उन वनस्पतियों को देने से आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ये जो पैनक्रियाज के सेल्स है वो जागृत हो गए और इंसुलिन बनने लगा। तो टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल था। तो अभी उसके बारे में आगे कुछ जिक्र नहीं किया गया कि इस प्रकार से वनस्पतियों पर संशोधन करना है और जुवेनाइल डायबिटीज में काम करना है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। समान मुद्रा पंचमहाभूतांचे संतुलन करणारी, अग्नीचे नियमन करणारी, तसेच आत्मबन शांत करणारी आहे, त्यामुळे डायबिटीस आणि प्रमेह दोन्हीमध्ये चांगले रिझल्ट देते, कॅन्सर मध्ये पण उपयोगी पडेल असे वाटते। या हाथाची 5 बोटे एकत्र केली समान मुद्रा निर्माण होती। मैंने इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया है, मैं हर रोज करता हूँ। तो वहां जो बता है 5 अंगुलियां इकट्ठा करते हैं समान मुद्रा हो जाती है इस प्रकार से। तो वो एक आकाश तीर की तरफ रखते हैं, अभी जो ट्रेडिशनल करते हैं मुद्रा उसमें। मैं एक हाथ ऊपर और एक हाथ नाभि में रखता हूँ, 5 अंगुलियां नाभि में रखता हूँ, क्योंकि सामान का स्थान नाभि है। और ऐसी कल्पना करनी है कि नाभि के जा पास में जो शिरा जालक है और उसमें से खून बहता है, ये 175 नाड़ी वातजुष्ट, 175 पित्त जुष्ट, 175 कफ जुष्ट, जुष्ट है वहां पे शब्द जो है वो, और 175 शुद्ध रक्त वहन करने वाली नाड़ियां हैं इस प्रकार के बताया। और नाभिस्थ प्राण पवना स्पृष्टवारुत कमलांतरम, ये जो शारंगर का श्लोक है, जिसका टीका में आड़मल्ल की जो गुढ़ातड़ी टीका है, उसका अर्थ योग शास्त्र पर लगाया है। उसका कोई श्वासोच्छ्वास से संबंध उसने नहीं रखा है। फिर भी हम कुछ हद तक उसको श्वास प्रक्रिया से जोड़ा इस प्रकार से ले सकते हैं। और ये शुद्ध रक्त पूरे शरीर में जा रहा है। तद विशुद्धम ईश्वरधन रुधिरम बलवर्ण सुखाशय निक्त प्राणनम प्राणा शोणितम ही अनुवर्तत। प्राण रक्त का अनुगमन करता है, तो इस प्रकार से समान के द्वारा जो सिरा जाल है उसके जरिए शुद्ध रक्त पूरे शरीर में जा सकता है, और वात पित्त कफ भी जाते हैं अपना अपना कार्य करने के लिए। स्वाम सिराम संचरद रक्तम, इस प्रकार की बात कही गई वातजुष्ट पित्त जुष्ट कफ जुष्ट के बारे में। रोग निर्माण करने में भी वो सहायता करती है और रोग को दुरुस्त करने में भी सहायता करती है, ये जो सिराओं का जाल कहा गया है इस प्रकार से। तो नाभि एक अग्नि का स्थान है, ज्योतिष स्थानम ध्रुवम स्मृतम इस प्रकार से।
और समान मुद्रा अग्नि पर काम करती है, तो मैं अभी 5 अंगुलियां नाभि में रखता हूँ एक हाथ की, और एक हाथ ऊपर की तरफ रखता हूँ और समान मुद्रा करता हूँ। फिर 5 श्वसन होने के बाद उसमें ओंकार करता हूँ। तो केवल मुद्रा करेंगे तो उसके ज्यादा, उसके ओंकार भी करते हैं। और फिर एक बार दाहिना हाथ, एक बार बायां हाथ, इस प्रकार से 5-5 बार करता हूँ, अभी मैं करता हूँ वो। और ये सभी में फायदेमंद होगी, इसमें मुझे संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। डायबिटीज में फ्रक्टोज डाइट लेने का ट्रेंड आजकल चल रहा है, जिसमें सुबह फर्स्ट डाइट फ्रूट्स होने हैं, कुछ चाहिए, कुछ वैद्य भी देते हैं। कारण ये बताते हैं कि आजकल आहार अम्ल कटु तीक्ष्ण है, ले रहे हैं सभी, और फल मधुर शीत होते हैं। एक ऐसा माना जाता है कि इस प्रकार की अगर फ्रुक्टोज शरीर में जाती है तो इंसुलिन को चालना मिलती है, इंसुलिन सिक्रेट हो जाता है इस प्रकार से, और फिर शुगर लेवल कम होती है। ऐसा कुछ एक मानना है इस प्रकार से। मैं समझता हूँ कि फल कौन सा है, और वो अगर ग्रहण करने वाला है, आम जैसा फल अगर ग्रहण करने वाला इस प्रकार का है, या दाड़िम जैसा फल है, उद्रिक्त पित्तान जयते त्रिदोषान स्वादु दाड़िमम, मधुर दाड़िम जो है वो उद्रिक्त पित्त इस प्रकार के तीनों दोषों को जीत लेता है इस प्रकार से। तो उसके बारे में सोचेंगे। और भूख है, खाना नहीं खाना है, भोजन नहीं खाना है, तो ये एक ऑप्शन हो सकता है। अभी ओबेसिटी के काफी मरीज है, और भूख ज्यादा लगती है, खाएंगे तो मेद बढ़ता है इस प्रकार से। तो ये सैलड की जो संकल्पना है, मैं कभी कभी लोगों को बताता हूँ। एक तो यूज के बारे में बताता हूँ कि सब्जियों का, मूंग का यूज लेना है जब भूख लगती है, कंट्रोल नहीं होती, या फिर सैलड्स लेने हैं। अब सैलड्स में क्या लेना है, ये एक अजीब बात है। ककड़ी हमारे हिसाब में अच्छी नहीं है ज्यादा। टमाटर भी उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। मूली हमारे हिसाब में अच्छी है, तो मूली के बारे में सोच सकते हैं। या फिर प्याज के बारे में सोच सकते हैं। और कुछ हद तक गाजर या कैरेट, लेकिन ये तो विदेशी है, उसके गुणकर्म के बारे में कुछ पता नहीं है इस प्रकार से। बीट रूट वैसे भी पका कर लेते हैं, तो एक अलग बात इस प्रकार की रहेगी, कितनी भी मधुर है और गुरु है इस प्रकार से। तो अग्नि कैसा है, इसके आधार पर क्या लेना है क्या नहीं लेना है, इसके बारे में सोचना है। और फिर भूख ज्यादा है और खाना खाएंगे तो वजन बढ़ेगा, स्थौल्य बढ़ेगा, ऐसी स्थिति है, तो ये बेटर ऑप्शन है। एक तो दूध ले लो, सूप ले लो, या फिर इस प्रकार के सैलेड ले लो इस प्रकार से। इसमें अब लीफी वेजिटेबल्स भी ले सकते हैं, वो एक अलग बात इस प्रकार की है। मेथी के कोमल पत्ते और अनार, एक अच्छा सैलेड बनता है। और कड़वापन नहीं रहता उसमें, आसानी से खा सकते हैं। तो ये भी एक बात हो सकती है जिसके जरिए हम कुछ कर पाएंगे इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ज्यादा इस प्रकार का लंघन नहीं होना है। क्षीणेषु दोषेषु धातु दोष क्षय, ये जो बात बताई गई है, धातुओं दोषों का पचन हो जाने के बाद अग्नि तुम्हारा काम कर रहा है, तो ये धातुओं का पचन करना आरंभ कर देता है, और अपतर्पण हो जाता है, वजन कम हो जाता है, स्फूर्ति कम हो जाती है, वगैरह वगैरह। तो उसमें अपतर्पण अपेक्षित नहीं है। अग्नि के हिसाब से कुछ ना कुछ लेना है,
चाहे 2 ही दफा खाना खाए, लेकिन दूध या फल अलग से ले सकते हैं इस प्रकार से, तो धातु क्षय नहीं होगा। और प्रमेह कंट्रोल में आएगा। डायबिटीज का क्या हो गया, एक अलग बात है। प्रमेह जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा। दोषो ही बस्तिम समुपेत्य मूत्रम संदूषमेहान जनयेद यथास्म। इसमें अहम मुद्दा है कि दोष बस्ती में पहुंचकर मूत्र को संदूषित करके मेहों को निर्माण करते हैं। तो वैसे दोष बस्ती में जा ही सकते हैं, क्योंकि वो एक कोष्ठ है हमारे हिसाब में। चाहे किडनी की सहायता ले ले, या पकवास ऐसे ही जाए, या फिर शाखा कोष्ठगति के आधार पर जाए, हमें कोई सोचना नहीं है। को बस्ती में कैसे गए इसके बारे में सोचना नहीं है। शाखा कोष्ठगति के आधार पर चले गए इस प्रकार से। लेकिन क्लेद अगर इस प्रकार के बढ़ते हैं, दोष बढ़ते हैं, और फिर उनको बाहर निकाल देना है, तो ये भली भांति काम करता है। और क्लेद कैसे कम हो ये देखना है, तो पानी कम पीना है। खास करके प्रमेह में पानी बहुत ही कम लेना है डायबिटीज में इस प्रकार से। और अग्नि का अच्छी तरीके से ध्यान, अग्नि पर अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। ये अगर बात करते हैं तो इसकी कॉम्प्लिकेशन जो है, केवल शुगर लेवल कंट्रोल होना ये अपेक्षित नहीं है। शुगर लेवल कंट्रोल होनी चाहिए, लेकिन इसमें अहम मुद्दा सौमनस्य का है। और सौमनस्य सभी स्थिति में होना ही है, ऐसा ही कहना है। कितने भी बुरे हालात हो, फिर भी सौमनस्य होना है इस प्रकार से। तो ये धातुओं के पचन के लिए भी आवश्यक है, महाभूतों के पचन के लिए भी आवश्यक है, और ये प्रक्रिया तो निरंतर शरीर में चलती ही रहती है। आहार लेते हैं, उसका पचन एक विशिष्ट काल में होता है, लेकिन ये धातुओं का पचन, महाभूतों का पचन, ये तो होता ही रहता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए मन सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। और साइकोलॉजी के बारे में सोचते ही नहीं है, ये सबसे बड़ी समस्या है कि डायबिटीज बढ़ रहा है, उसका कारण साइकोलॉजी है, ये देखता नहीं। चीनी दोष ऐसा क्यों कहा है, प्रवृत्त दोष ऐसा क्यों नहीं? क्योंकि अगर दोषों का पचन, हाँ प्रसन्न मन ठीक आहे, हाँ, प्रसन्न आत्मा म्हणजे काय म्हणायचंय? तो आणखीन एक वेगळा विषय होईल. प्रसन्न आत्मेंद्रिय म्हणा, इंद्रियांचं प्रसन्नत्व, आत्म्याचं प्रसन्नत्व जाणायचं कसा, वेगळा मुद्दा है. तो दोषों का भी क्षय हो जाता है। आहार पचति शिखि दोषान आहार वर्जित पचति, ये इसमें ध्यान में लेने की जरूरत है। और एलोपैथी की सभी दवाएं अपतर्पण करती है, वो शुगर को कम करती है। तो ये मतलब रहा कि शुगर ये संतर्पणोत्थ नतीजा है, उसको कम करना या अपतर्पण करना है। और चिंता वगैरह से भी अपतर्पण होता है, और इस प्रकार के गोलियों के, इंसुलिन के द्वारा भी अपतर्पण होता है। दोष क्षय हो जाते हैं, और फिर आगे धातुओं का क्षय होने लगता है। और ये काफी मरीजों में पाया जाता है। पहला जो डायबिटीज कैसे ध्यान में आया, जुवेनाइल डायबिटीज के बारे में, तो पेशाब बार बार जाना पड़ रहा था और वजन कम हो गया। बहुत सारे मरीज कहते हैं कि वजन कम हो गया। बघेल सर ने तो अजीब बात बताई थी। एक टेलर, जिसके पास वो आदमी जाता था कुछ भी कपड़ा सिलाने के लिए, तो टेलर ने बताया कि आपके जो उरु के जो माप है वो कम हो गए हैं, आपको शायद डायबिटीज हो गया है, आप चेक करवा लीजिए. तो ये टेलर का ऑब्जर्वेशन इस प्रकार का हो सकता है, ये अजीब बात है इस प्रकार से। तो धातु क्षय होने के कारण वजन कम हो जाता है, अशक्ति आ जाती है, और उसमें अग्नि अच्छा रखते हुए संतर्पण करना है। ये बात काफी मुश्किल है. क्योंकि प्रसन्नता नहीं रहेगी तो अपचन नहीं होगा, ये एक
अहम मुद्दा इस प्रकार की है। और अग्नि अच्छा नहीं है तो भी पचन अच्छा नहीं होगा, ये भी अच्छी अजीब इस प्रकार की बात है। तो इसका बैलेंस कैसे करेंगे, ये टेढ़ा सवाल है, काफी मुश्किल मामला है इसका। लेकिन ठीक है, करते रहेंगे तो धीरे धीरे बातें होगी। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः, शिष्येभ्यः शाश्वतो यन्निखिल व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्यन्तरिन्दं प्रणमचित्त सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। आ- 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 ओम शांति शांति शांति। हमारा नया वर्ष चैत्र शुद्ध प्रतिपदा से शुरू होता है, तो उस समय में शुभकामनाएं देना न भूले। अभी देना है तो दे दो, लेकिन चैत्र शुद्ध प्रतिपदा को देनी है, ये सोच